चलिए बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो। हम्म। चलो आ जाओ, देखते हैं। जल्दी पहुंचो। कॉपी की जगह मॉड्यूल निकाल लें आज, और फिर पूरी बात ध्यान से सुने। रेडी? चलो आ जाओ। बिल्कुल ध्यान देंगे। एक सेकंड इधर उधर किया तो आज की क्लास पूरी बर्बाद हो गई। ये ध्यान से सुन लें। एक सेकंड भी इधर उधर किया तो सब गया। इसलिए बहुत अलर्ट रहेंगे और ध्यान से समझेंगे। फोकस पूरा समझने पर। लिखने का काम हम इसीलिए नहीं कर रहे ताकि बार बार मैं बोल सकूं और आपको बार बार समझा सकूं। मॉड्यूल में सेम डायग्राम बने हैं जो मुझे बनवाने हैं, तो फोकस करिए। देखो, पिछली क्लास में दो स्टेप हो चुके थे। एक तो एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड कराया था, फिर एक्टिवेट करने के बाद उस एमिनो एसिड को टीआरएनए के 3' एंड पर लोड कर दिया था। सही है। अब आता है तीसरा स्टेप, सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पेज नंबर 143 के बॉटम की तरफ देखना, हेडिंग होगी सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। सही है। और सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। सबसे पहले इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप में पहला स्टेप क्या पढ़ना है? इनिशिएशन। सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में पहला स्टेप है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। नहीं, बात नहीं करना है आज। सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ये पहला स्टेप है, और इसके सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स। इनिशिएशन में सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स, तो मॉड्यूल में देखना रिक्वायरमेंट क्या क्या लिखे हैं। देखो, हमारा मकसद प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन पढ़ना है, तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या चाहिए होगा? 50s और 30s राइबोसोमल सब यूनिट। सही है। और क्या चाहिए? एमआरएनए चाहिए, चार्ज टीआरएनए। चार्ज टीआरएनए मतलब लोडेड टीआरएनए जिसमें अमीनो एसिड अटैच हो चुका है। और चाहिए जीटीपी। और क्या चाहिए? मैग्नीशियम आयन। और सुनो, इनिशिएशन के लिए चाहिए इनिशिएशन फैक्टर्स। ये जितने भी फैक्टर होंगे सब प्रोटीन होंगे। प्रोकैरियोट में 3 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, IF1, IF2, IF3। आई से इनिशिएशन, एफ से फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 एंड 3। यूकैरियोट में सिर्फ इतना लिखना है कि मोर देन 3 होते हैं। वैसे अपन को फोकस भी नहीं करना है कि मोर देन 3 है। एग्जाम्पल देता हूं, यंग आरबीसी में 10 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। यंग आरबीसी में 10 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। मुझे 10 के नाम भी पता है, लेकिन आपका फोकस सिर्फ प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में होना चाहिए। इसीलिए मॉड्यूल में सिर्फ प्रोकैरियोट वाले इनिशिएशन फैक्टर लिखे हैं, दैट इज IF1, 2 और 3। क्लियर है? और बस इन्हीं के सहारे हम पढ़ने वाले हैं इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। बहुत फोकस रहकर अच्छे से समझना इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अलर्ट रहिएगा बिल्कुल। लिखना कुछ भी नहीं है, जहां कुछ लिखना होगा मैं बताऊंगा, वो भी मॉड्यूल में। देखो ध्यान से, अब ये रहा प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए ये रहा। ये 5' एंड है, ये 3' एंड है। यहां पर AUG है, यहां GGG है, यहां UUU है, यहां UAA है। एग्जाम्पल लिया है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने वो कोडॉन लिखे हैं जो मॉड्यूल में लिखे हैं, उसी ऑर्डर में लिखा है। देखो,
इनिशिएशन कोडॉन, ये पता है किसका एमआरएनए? प्रोकैरियोट का। ये प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है। इनिशिएशन कोडॉन से 4 to 12 बेसिस पहले, 4 to 12 बेसिस पहले, इनिशिएशन कोडॉन के पहले होता है एक सीक्वेंस AGG-U होता है। इनिशिएशन कोडॉन से 4 से 12 बेस पहले, सिर्फ प्रोकैरियोट में, हमारे में नहीं। इस सीक्वेंस को 2 लोगों ने खोजा था, एक का नाम था शाइन और एक का नाम था डेलगार्नो। इसीलिए इस सीक्वेंस को कहते हैं SD सीक्वेंस, मतलब शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में होता है। हमारे एमआरएनए में इसकी जगह कैप होता है। याद करो, हमारे एमआरएनए के 5' एंड पर कैप होता है। ये जो SD सीक्वेंस प्रोकैरियोट में करेगा, हमारे में वो काम एमआरएनए का कैप करेगा। हमारे में नहीं होता SD सीक्वेंस, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में इनिशिएशन कोडॉन से 4 से 12 बेस पहले AGG-U होता है। इसे क्या बोलते हैं? शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस, ठीक। अच्छा, अब होने क्या वाला है? पहला स्टेप ट्रांसलेशन का, सिंथ इनिशिएशन का। पहले स्टेप में इस एमआरएनए से आकर जुड़ने वाला है छोटा राइबोसोमल सब यूनिट। तो प्रोकैरियोट में छोटा राइबोसोमल सब यूनिट क्या होता है? 30S सब यूनिट, वो आकर जुड़ने वाला है। 30S सब यूनिट में कौन सा RRNA होता है? 16S। पीछे वालों ध्यान दे लेना, दूसरी दुनिया में नहीं बैठे हो, है ना, इधर ध्यान देना। जब तक मैं बोलूं पूरा ध्यान इधर। तो पहला स्टेप आ रहा है यहां पर, अटैचमेंट ऑफ या बाइंडिंग ऑफ 30S राइबोसोमल सब यूनिट। बाइंडिंग ऑफ 30S राइबोसोमल सब यूनिट कैसे जुड़ेगा उस पर फोकस करना। देखो, ये राइबोसोम का छोटा सब यूनिट बना रहा हूं जो कि है 30S सब यूनिट। ये है 30S राइबोसोमल सब यूनिट, 30S सब यूनिट है। इसमें जुड़ा, इसके अंदर क्या होता है? 16S RRNA, 16S RRNA। और ये जो छोटा सब यूनिट है, इससे जुड़ा होता है यहां पर इनिशिएशन फैक्टर 3 और यहां जुड़ा होता है इनिशिएशन फैक्टर 1। 3 फैक्टर है ना, IF1, 2 एंड 3। IF3 और 1 छोटे सब यूनिट से जुड़े होते हैं पहले से ही। सेल में राइबोसोम होते हैं क्या? हाँ भाई, तेरे सेल में राइबोसोम है। सबसे पीछे वाला क्या नाम है तेरा? अभिषेक। हाँ चल अभिषेक, तेरे पर ही आज पढ़ते हैं। तो राइबोसोम है नहीं है? नहीं है, राइबोसोमल सब यूनिट है। अपने ही बारे में नहीं पता है? राइबोसोम कब बनता है वो अब देखना। छोटे सब यूनिट से जो IF3 जुड़ा है, उसका यही काम है कि जब तक ट्रांसलेशन की तैयारी ना हो, छोटे सब यूनिट से बड़े सब यूनिट को जोड़ने से रोकना। क्या करता है IF3? प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ लार्जर सब यूनिट टू स्मॉलर सब यूनिट बिफोर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। यही काम है उसका। समझ गए? लिखा दूंगा बाद में कि IF3 क्या करता है, छोटे और बड़े सब यूनिट को आपस में जुड़ने नहीं देता। कब तक? जब तक कि ट्रांसलेशन की तैयारी ना हो जाए। इसीलिए बोल रहा हूं, सेल में राइबोसोमल सब यूनिट घूमते हैं। राइबोसोम तभी बनेगा जब प्रोटीन बनेगा। चलो आओ देखते हैं। तो ये आकर जुड़ने वाला है। लेकिन सुनो तो, ये जो 16S RRNA है, इसमें यहां पर बेस सीक्वेंस है। पता है क्या बेस सीक्वेंस है? कॉम्प्लीमेंट्री टू शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। एमआरएनए में है ना शाइन डेलगार्नो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जो सीक्वेंस यहां है उसे कहेंगे ASD सीक्वेंस, मतलब एंटी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस।
क्या है? एंटी शाइन डेलगैर्नो सीक्वेंस। क्यों ऐसा नाम दे रहा हूं? क्योंकि इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू शाइन डेलगैर्नो सीक्वेंस। उसके चेहरे पर नहीं हो रहा ट्रांसलेशन। आज पिटने के काम बिल्कुल ना करना, आंखें दिमाग जो है सब इधर ही रखना, ठीक है? हाँ, अच्छा ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो लाओ, ये जुड़वा रहा हूं, ये एमआरएनए बना दे रहा हूं, ये एमआरएनए दोबारा बना दिया 5 से 3। ये एयूजी है, ये जीजीजी है, ये यूयूयू है, ये यूए है, और यहां पर याद है ना एजीजी यू है। अच्छा, इसका नाम एसडी सीक्वेंस है। अच्छा, तो सुनो मेरी बात, एसडी सीक्वेंस है। ये छोटा सब यूनिट एमआरएनए से जुड़ेगा कैसे? तो जब ये छोटा सब यूनिट यहां आएगा ना जुड़ने, तो एसडी और उसका एएसडी कॉम्प्लीमेंट्री है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। तो ये और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, इसी बहाने एमआरएनए पर टंग जाएगा छोटा सब यूनिट। सही है, चलो जुड़वा के देखते हैं। तो ये देखो आया ये देखो यहां पर आ गया और जुड़ गया छोटा राइबोसोमल सब यूनिट, मतलब 30S सब यूनिट आकर जुड़ गया। कैसे जुड़ पाया? क्योंकि छोटे सब यूनिट में 16S rRNA जो है उसका बेस सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री है। लिख देता हूं, याद नहीं करना है। ए के सामने यू, जी के सामने सी, जी के सामने सी, ए के सामने यू, जी के सामने सी, सी यू के सामने हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, लो जुड़ गया। तो एमआरएनए और छोटा सब यूनिट जुड़ कैसे पाए? और ये जो सीक्वेंस है 16S rRNA में, इसका नाम क्या है? एंटी शाइन डेलगैर्नो सीक्वेंस। तो पहला स्टेप क्या है? पूरा बोलना है तो एमआरएनए और छोटा सब यूनिट का जुड़ना बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन SD sequence on mRNA and ASD sequence on 16S rRNA। ये है पहला स्टेप। सही है? अच्छा सर हमारे में तो नहीं है ASD, SD तो नहीं है, तो फिर हमारे में भी तो ट्रांसलेशन का पहला स्टेप यही होता है, तो हमारे में कैसे होता है? इधर आओ जरा देखो। हमारे mRNA में याद करो 5' एंड पर कैप होता है और 3' एंड पर टेल होती है। तो सुनो, हमारे राइबोसोम का छोटा सब यूनिट कौन सा होता है? 40S। 60S 40, 60 40 40S। 40S में कौन सा आरएनए होता है? बिल्कुल 18S rRNA कैप के अराउंड कॉइल हो जाता है। 18S rRNA हमारे छोटे सब यूनिट का 18S rRNA कैप के अराउंड कॉइल हो जाता है, और इसी बहाने छोटा सब यूनिट जुड़ जाता है एमआरएनए से। समझे क्या? तो प्रोकैरियोट में एमआरएनए और छोटा सब यूनिट का जुड़ने में कौन मदद कर रहा है? एसडी सीक्वेंस ऑन एमआरएनए, एएसडी सीक्वेंस ऑन 16S rRNA। हमारे में कौन मदद कर रहा है? कैप। सही है, मतलब ये लाइन लिखा दूं, इन यूकैरियोट कैप हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। मैं जब आपको स्प्लाइसिंग वाला हिस्सा पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कैप के 2 फंक्शन हैं। एक तो एक्सोन्यूक्लियस से कटने से बचाना, स्टेबिलिटी देना। मैंने बोला था एक रोल इसका ट्रांसलेशन में भी है, वो ये है छोटे सब यूनिट और एमआरएनए को जुड़वाना। नीट में क्वेश्चन आ जाए कैप नहीं हो तो क्या होगा हमारे एमआरएनए में? ट्रांसलेशन नहीं होगा, क्योंकि जब छोटा सब यूनिट नहीं जुड़ेगा तो आगे की प्रोसेस ही नहीं बढ़ेगी। ऑब्वियस है। तो ऐसा करो, मॉड्यूल के ऊपर उस एरिया में पेज नंबर कौन सा है बच्चे? ये 144 में कहीं पर लिख लो कि यूकैरियोट में एमआरएनए छोटा सा यूनिट कौन जुड़वाता है। एक लाइन वहां पर जोड़ दो, इन यूकैरियोट कैप हेल्प in eukaryote cap help in binding of mRNA, help in binding of mRNA
to smaller ribosomal subunit. Cap help in binding of mRNA to a smaller ribosomal subunit. Help in binding of mRNA to a smaller ribosomal subunit. Clear है? हो गया. यूकैरियोट वैसे भी अपना फोकस नहीं है, कैप के बारे में थोड़ा सा जानना था, हमने जान लिया. अब आप फोकस करो अपने इस प्रोसेस पर. एक स्टेप हो गया, एमआरएनए पर कौन जुड़ गया? छोटा सब यूनिट. और याद है इधर छोटे सब यूनिट पर IF3 जुड़ा हुआ है, IF1 जुड़ा है. थोड़ा गौर करिए, IF1 का काम आ गया. IF1 का काम होता है, ओए घायल परिंदे इधर देख ले, कहां गया, कहां खोया हुआ है, देखना इधर देख अभी, है ना, पूरा फोकस बोर्ड में. IF1 का काम दिख गया. क्या? IF1 का काम है इनिशिएशन कोडॉन के बगल वाले कोडॉन को ब्लॉक करके रखना, ताकि कोई भी टीआरएनए इस कोडॉन पर ना जुड़े. कब तक ना जुड़े? जब तक इनिशिएशन कोडॉन पर टीआरएनए ना जुड़ जाए. पूरी प्लानिंग होती है. तो IF1 का काम क्या है? प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ एनी टीआरएनए एट कोडॉन आफ्टर इनिशिएशन कोडॉन. इनिशिएशन कोडॉन के बगल वाले कोडॉन पर कोई टीआरएनए नहीं जुड़ना चाहिए. कब तक? जब तक कि इनिशिएशन कोडॉन पर टीआरएनए ना जुड़ जाए. ये IF1 का काम है. लिखा दूंगा बाद में. चलो अगला स्टेप आ रहा है. अब आ रहा है जुड़ने टीआरएनए विथ अमीनो एसिड नंबर 1. टीआरएनए विथ अमीनो एसिड 1 आ रहा है. टीआरएनए विथ अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं? अमीनो एसाइल टीआरएनए. पहला टीआरएनए तो बोल दूं इनिशिएटर टीआरएनए. पहला टीआरएनए कौन सा अमीनो एसिड लेकर आए? पिछली क्लास में पहले टीआरएनए का नाम दिया था ना, एन फॉर्माइल मिथियोनाइल टीआरएनए. वो आ रहा है जुड़ने. कहां? इनिशिएशन कोडॉन पर. खुद नहीं आ रहा है, कोई लेकर आ रहा है. तो देखिए जरा, अगला स्टेप है बाइंडिंग ऑफ फर्स्ट एमिनो एसाइल टीआरएनए. पहला एमिनो एसाइल टीआरएनए आ रहा है. या साफ साफ बोल दो, इनिशिएटर टीआरएनए आ रहा है. पहला टीआरएनए आ रहा है. खुद नहीं आ रहा है, कोई लेकर आ रहा है. कौन लेकर आ रहा है? विद द हेल्प ऑफ IF2 एंड GTP. GTP से एनर्जी लेकर लाएगा IF2 इसको, टीआरएनए विथ अमीनो एसिड 1 को. मान लो ये रहा टीआरएनए विथ अमीनो एसिड नंबर 1. वही एनफॉर्माइल मिथियोनिन लेकर आ रहा है. क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि इसमें एंटीकोडॉन है UAC. यहां AUG है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या? UAC. तो इस टीआरएनए को पकड़ के ला रहा है. कौन लेकर आ रहा है? IF2 GTP. अरे जैसे ATP एनर्जी देता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वैसे ही ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट भी एनर्जी देता है. तो लाके इसको इनिशिएशन कोडॉन पर रख देगा. ये है सेकंड स्टेप. तो चलो होता हुआ देखते हैं. तो देखो, ये रहा mRNA 5'. अब SD का काम खत्म हो गया, मुझे जरूरत नहीं है ये सब लिखने की. अब मैं सीधा लिखूंगा, ये रहा AUG, GGG, UUU, UA. ये mRNA था. छोटा सब यूनिट पहले से जुड़ा हुआ है. इसके साइड में IF3 जुड़ा हुआ है. इसके साइड में IF3 जुड़ा है और इसको ब्लॉक करे हुए है IF1. अब ये लेकर आ रहा है. तो देखो लेकर आ गया टीआरएनए विथ अमीनो एसिड नंबर 1. मतलब एन फॉर्माइल मिथियोनिन लेकर आ रहा है ये अमीनो एसिड. कोडॉन और एंटीकोडॉन, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, UA AU CG. लो आके जुड़ गया. अब IF1 का काम तो खत्म हो गया ना, टीआरएनए जुड़ ही चुका है. IF1 हट जाएगा और IF3 भी अब हट जाएगा. क्यों हटेगा? क्योंकि ट्रांसलेशन की तैयारी हो चुकी है. तब ये जितने भी फैक्टर है ये सब हट जाएंगे
और अब एंट्री मारेगा लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट। सही है, जो कि छोटे सब यूनिट से आके जुड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। छोटा बड़ा सब यूनिट कैसे जुड़ता है? विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। अच्छा चलो, तो अगला स्टेप देखो, ध्यान देते रहना भाई। अगला स्टेप है, अगले स्टेप में मैं ये बोल रहा हूं कि जितने भी फैक्टर थे IF1, IF2, IF3 ये सब हट गए, और स्टेप थर्ड आ गया अटैचमेंट या बाइंडिंग ऑफ 50s राइबोसोमल सब यूनिट। किसकी मदद से जुड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। लाओ उसका भी स्वागत करते हैं, इधर रहने दो इसको। अब तो ये रहा mRNA 5 से 3, ये AUG था, ये GGG, ये UUU, ये UAA। तो छोटा सब यूनिट तो जुड़ ही चुका था, tRNA विथ अमीनो एसिड 1 भी आ ही चुका था, ये एंटीकोडॉन था UAC, कोडॉन और एंटीकोडॉन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड भी था UAAUCG। फैक्टर तो हट ही चुके हैं, तो ले आओ ना बड़े सब यूनिट को। मान लो ये रहा 50s राइबोसोमल सब यूनिट, आ रहा है जुड़ने, ये देखो आया और छोटे सब यूनिट से जुड़ गया विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। आप सब जानते हैं छोटा और बड़ा सब यूनिट एक दूसरे से मैग्नीशियम आयन की मदद से जुड़ते हैं, है ना? ओके, अब सुनिए, राइबोसोम के बड़े सब यूनिट में 3 साइट होती हैं। राइबोसोम के बड़े सब यूनिट में 3 साइट होती हैं, E साइट, P साइट और A साइट। ये तीनों साइट क्या है, इनके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। E है एग्जिट साइट, P है पेप्टाइडिल साइट, A है एमिनो एसाइल साइट। तीनों साइट के बारे में एक एक लाइन बोलूंगा। अभी फिलहाल आप इधर ध्यान दो। सबसे पहले इन तीनों डायग्राम की नेमिंग करते हैं, नाम देखते हैं कितने अच्छे अच्छे बनते हैं। मान लो मुझे कोई बोले इस फोटो का नाम बताओ, तो अपने मन से कुछ नहीं सोचना है, जो जो जोड़ रहे हो लिखते चलो। पहले डायग्राम में क्या क्या जोड़ा है? 30s सब यूनिट और mRNA, तो इस फोटो का नाम दे दिया जाए 30s और mRNA कॉम्प्लेक्स। अब 30s mRNA कॉम्प्लेक्स है, और ये कौन है? एनफॉर्माइल मिथियोनाइल tRNA, एनफॉर्माइल मिथियोनिन वाला tRNA। तो जब ये बना तो पुराना नाम तो चलेगा ही, प्लस उसमें क्या लिख दो? एनफॉर्माइल मिथियोनाइल tRNA। तो चलो इसका नाम देंगे तो क्या हो जाएगा? 30s mRNA। इतना तो पहले ही से है, जो जो जोड़ते जा रहे हो लिखते चलो। एनफॉर्माइल मिथियोनाइल tRNA, है ना, आखिरी में कॉम्प्लेक्स लगा देंगे, एनफॉर्माइल मिथियोनाइल tRNA कॉम्प्लेक्स। रैंडम हम देखते हैं ना तो लगता है इतना बड़ा नाम है, लेकिन अगर सीक्वेंस में चलोगे तो जो जो जोड़ रहे हैं वही लिख रहे हैं। उस फोटो का क्या नाम दूं? अरे भाई वहां नया क्या जोड़ दिया? 50s, तो 50s और 30s 70s, अब आ गया एज इट इज, है ना? तो ये बन गया 70s mRNA एनफॉर्माइल मिथियोनाइल tRNA कॉम्प्लेक्स, एनफॉर्माइल मिथियोनाइल tRNA कॉम्प्लेक्स। जिसे भारी लग रहा है नाम, उसके लिए शॉर्ट में लिख देता हूं 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अच्छा चलो इसको रीकैप करते आगे। ओ भाई गर्दन संभाल के रखो, कट जाए आज, लेकिन झुकनी नहीं चाहिए गर्दन, पूरा फोकस यहां। पहला काम मतलब चलते फिरते ऐसे बोलना है। mRNA था, इसमें आके जुड़ा छोटा सब यूनिट
कैसे जुड़ा? mRNA पर था SD सीक्वेंस और छोटे सब यूनिट पर था ASD सीक्वेंस, दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, दोनों आपस में जुड़ गए। अब आया tRNA विथ अमीनो एसिड 1, इसे जुड़वाया IF2 और GTP ने, जुड़ गया। अब जब जुड़ गया तो आकर जुड़ गया बड़ा सब यूनिट, बस। तो इतनी देर से जो बता रहा हूं 1 मिनट की तो थ्योरी है। mRNA और छोटा सब यूनिट जुड़ा by hydrogen bond between SD sequence on mRNA and ASD sequence छोटे सब यूनिट में, और जब जुड़ गया तो tRNA विथ अमीनो एसिड 1 आ गया। अब बाद में फिर बड़ा सब यूनिट आ गया। दिस इज इनिशिएशन, राइट? ऐसे ही चलना है। ट्रांसलेशन में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अच्छा, अब आगे बात करते हैं। 3 साइट हैं बड़े सब यूनिट में, इनके बारे में एक एक लाइन मैंने मॉड्यूल में भी लिख रखा है और वही मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन अब ये समझ में नहीं आएगा, 10-15 मिनट बाद आएगा। जब मैं इलोंगेशन अब पढ़ाऊंगा ना, तब ये बातें समझ में आएंगी। लेकिन अभी एक बार बोल तो दूं ही, फिर दोबारा बोलूंगा जब समझाऊंगा। तो ई एग्जिट साइड, ये जो tRNA आया ना अमीनो एसिड लेकर, जब इससे अमीनो एसिड छीन लिया जाएगा तो इसे बोला जाएगा बाहर का दरवाजा इधर से है, निकल लो यहां से। मतलब tRNA आफ्टर डोनेटिंग अमीनो एसिड मूव आउट फ्रॉम एग्जिट साइट, पी साइट। पी साइट पर हमेशा वो tRNA लगा होगा, पी साइट पर वो tRNA लगा होगा जिसमें ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। लेकिन अभी तो पॉलीपेप्टाइड बनना ही नहीं शुरू हुआ। मेरा कहने का मतलब है पी साइट पर वो tRNA लगा होगा जिस पर लगा होगा अमीनो एसिड 1 2 3 4 5 6, ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन लगी हो, वो दिख जाएगा, चिंता ना करो। इलोंगेशन स्टेप में अमीनो एसिड साइट जो भी देखो, ए साइट पर एक नया कोडॉन खुला है ना, यहीं पर तो नया tRNA आएगा विथ अमीनो एसिड 2। तो मैं ए साइट के बारे में ये बोल रहा हूं कि जो भी नया tRNA विथ अमीनो एसिड आएगा, मतलब कौन आएगा? अमीनो एसाइल tRNA। नया tRNA विथ अमीनो एसिड जब भी आएगा ए साइट पर जुड़ेगा, एक्सेप्ट एट इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन पर जो tRNA आया है विथ अमीनो एसिड, वो पी साइट पर जुड़ता है। बाकी अब जितने tRNA विथ अमीनो एसिड आएंगे वो सब के सब ए साइट पर जुड़े। नाम ही अमीनो एसाइल साइट, मतलब अमीनो एसिड वाला जो नया नया tRNA आएगा वो ए पर जुड़ेगा, सिवाय इनिशिएशन कोडॉन के। क्लियर है? ओके, तो ये तो इनिशिएशन हो गया। अब हम लेकर आते हैं इलोंगेशन। अभी ये ए स्टेप चल रहा था, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब बी आ रहा है इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें भी पहले रिक्वायरमेंट बताऊंगा, फिर प्रोसेस समझाने के लिए यही डायग्राम यूज करूंगा। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स देख लो। इलोंगेशन के लिए रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो बताने जा रहा हूं। इलोंगेशन के लिए ऐसे डायग्राम बने हैं ना मॉड्यूल में, सेम सीक्वेंस, थ्योरी भी वैसे ही लिखी है और ऐसे ही याद रखना इनको, ठीक है ना? पिछले साल इसीलिए बनाया था ये कि ताकि ये सब करना ना पड़े। नहीं सोचो, सिर्फ इनिशिएशन बनाने में ही लोग 10 मिनट लगा डालते हैं। अब सुनिए मेरी बात, इनिशिएशन होने के बाद इलोंगेशन की सबसे पहले बताने जा रहा हूं रिक्वायरमेंट। इलोंगेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स, बी स्टेप है इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो सुनो, पहले तो रिक्वायरमेंट बोला मैंने, तो चलो रिक्वायरमेंट बताता हूं। इलोंगेशन की रिक्वायरमेंट्स, तो रिक्वायरमेंट के नाम पर वहां भी जीटीपी चाहिए था, यहां भी जीटीपी चाहिए। और सुनो तो, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम चाहिए, जो कि अपने आप में एक राइबोजाइम है। याद है प्रोकैरियोट में 23 srRNA पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है और यूकैरियोट में 28 srRNA पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है। वहां इनिशिएशन फैक्टर चाहिए था, यहां इलोंगेशन फैक्टर चाहिए।
इलोंगेशन फैक्टर्स चाहिए। इलोंगेशन फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोकैरियोट में 3 चाहिए। एक का नाम है EF, ई मतलब इलोंगेशन, एफ मतलब फैक्टर, EF-TU, EF-TS एंड EFG। ये जो EFG है ना, ये ट्रांसलोकेज एंजाइम है। क्या है ये? ट्रांसलोकेज एंजाइम। अच्छा, प्रोकैरियोट में ये 3 है, यूकैरियोट में 2 है। क्या क्या नाम है? EEF1। ये स्मॉल ई जो लगाते हैं ना, वो यूकैरियोट के लिए लगाते हैं। स्मॉल ई जो लगाते हैं वो यूकैरियोट के, यूकैरियोट का इलोंगेशन फैक्टर 1 और यूकैरियोट का इलोंगेशन फैक्टर 2। हमारा फोकस यूकैरियोट पर नहीं है, प्रोकैरियोट पर है। तो सुनिए, ये 3 है प्रोकैरियोट में, जिसमें से पहले 2 काम करेंगे इलोंगेशन में, और ये जो आखिरी वाला है ये काम करेगा ट्रांसलोकेशन में। आपके मॉड्यूल में ये तीनों फैक्टर लिखे हुए हैं इलोंगेशन टॉपिक के अंदर। सबसे पहले तो लिख दो ना कि पहले 2 इलोंगेशन में काम करेंगे और तीसरा जो EFG है वो ट्रांसलोकेशन में काम करेगा। ठीक है? सर ये TUTS क्या है? TU का मतलब है थर्मली अनस्टेबल, मतलब हाई टेम्परेचर पर डैमेज हो जाता है, हाई टेम्परेचर पर अनस्टेबल हो जाता है। और TS का मतलब है थर्मली स्टेबल, हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल बना रहता है। तो TU और TS ये स्टडी करते हैं। TU इज थर्मली अनस्टेबल, हाई टेम्परेचर पर डैमेज हो जाएगा, और TS हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल बना रहेगा। ठीक है? तो ये तो रिक्वायरमेंट की बात होगी। चलिए यही डायग्राम दोबारा बनाता हूं, ये वाला जो आखिरी वाला था, और इसी में आगे बढ़ते हैं इलोंगेशन समझते हुए। ठीक है? तो चलो आ जाओ, इलोंगेशन समझते हैं। इनिशिएशन ठीक है? अच्छा ठीक है, चलिए आ जाइए। इसी डायग्राम को दोबारा बनाते हैं और पढ़ते हैं, इलोंगेशन की बात करते हैं। ये सब मॉड्यूल में लिखे हैं आगे चलकर, है ना, कि कहां क्या चाहिए। तो आप तो प्रोसेस समझने पर जोर दो भाई। वो जो डायग्राम बना हुआ था वही दोबारा बना देता हूं, वो उधर बनाया था मैंने। सभी ध्यान देंगे, अलर्ट रहेंगे और इधर देखें। ये देखिए, ये रहा mRNA 5 से 3, यहां AUG है, यहां GGG है, यहां UUU है, यहां UAA है। ठीक है? रिवाइज हो जाएगा इनिशिएशन दोबारा। सबसे पहले आकर जुड़ा छोटा राइबोसोमल सब यूनिट, mRNA पर SD था और छोटे सब यूनिट में ASD, दोनों के बीच पेयरिंग हुई और जुड़ गए। फिर tRNA विथ अमीनो एसिड 1 आकर जुड़ा with the help of IF2 GTP। अमीनो एसिड 1 AA1, अमीनो एसिड 1, कोडॉन एंटीकोडॉन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड था। जब ये आके जुड़ गया था तभी जाकर राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट आकर जुड़ा, राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट आकर जुड़ा। ठीक है, विद हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। और बड़े सब यूनिट में 3 साइट है, E साइट, P साइट और A साइट। यही है, यही तक पढ़ा था। अब अगला स्टेप, A साइट पर देखो एक कोडॉन एक्सपोज्ड है, तो एक नया tRNA आएगा लेकर अमीनो एसिड 2। IF2 नहीं लाएगा इस बार, अब जितने भी tRNA लाएगा वो लाएगा EF-TU, वो इलोंगेशन फैक्टर EF-TU विद द हेल्प ऑफ GTP। जितने भी tRNA विथ अमीनो एसिड लाके जुड़वाए जाएंगे सबके लिए GTP खर्च होगा।
तो ये जो टीआर, अब पहला कौन लेकर आया, IF2 प्लस GTP, लेकिन अब जितने आने वाले हैं सब कौन लेकर आएगा, EFTU प्लस GTP, मतलब GTP हर एक केस में खर्च होने वाली है। तो चलिए मान लो ये रहा tRNA विथ अमीनो एसिड नंबर 2, इसको पकड़ के ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीकोडॉन है CCC, GGG है तो CCC चाहिए, तो ये पकड़ के ले जा रहा है। ये देखो कौन, EFTU और GTP, ये दोनों मिलकर GTP से एनर्जी लेकर EFTU क्या कर रहा है, इसको उठाकर यहां जुड़वा देगा। अगले पेज का पहला डायग्राम देखो, सीरीज शुरू हो गई वो वाली, सही है पहला वाला, पहला ही डायग्राम है ये। ला अब सेकंड डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से चलो इसको लाके जुड़वाते हैं। EFTU ने GTP से एनर्जी लेकर इसको यहां जुड़वा दिया, लो आ गया tRNA विथ अमीनो एसिड नंबर 2, कोडॉन और एंटीकोडॉन के बीच बना हाइड्रोजन बॉन्ड, और जैसे ही, अब ध्यान, अब जैसे ही tRNA विथ अमीनो एसिड 2 आ गया, एक्शन में आ जाएगा पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। कौन आएगा एक्शन में, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। लगाओ उसको दो तो, कि मैं आऊं, क्या है भाई, कुछ गड़बड़ खा लिया है, फिर देख सोना है तो फिर सो जा, लेकिन आज की क्लास में फिर जगना नहीं है, एक शर्त है, सोने का मन है सो जा आराम से, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बोला था ना कि 1 सेकंड इधर उधर हुआ मतलब सो, भूल जाओ इसको, फिर और क्वेश्चन आएगा उलझा हुआ ही आएगा नीट में। मेरा मानना यह होता है कि देखो पढ़ाई लिखाई के टाइम जिंदगी भर आएंगे, सोने का जो ये वक्त गुजर जाएगा ना वो दोबारा कभी नहीं आएगा। पढ़ने के तो लोग 60-60 साल तक पढ़ते हैं, इसे कहते हैं निगेटिव मोटिवेशन। ये मैं बोलता हूं लोगों को, ठीक है भाई, तो या तो सो ले या तो पढ़ ले, पढ़ ले ज्यादा अच्छा होगा, घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा है। अब ये थोड़ी ना घर वालों को बोल के आए यार घर में अकेले अकेले सो के बोर हो जाते हैं। देखते हैं 60-100 लोगों के बीच में एसी चलती हुई, एसी में, और इतना तेज कोई चीख रहा हो, और सोने में कितना मजा आता है। मुझे तो हल्की सी आवाज आए तो नींद ना आए, घड़ी की आवाज डिस्टर्ब करती है सोने में। और यहाँ तो मैं चीख चीख के चिल्लाए जा रहा हूं, इसके बाद भी चलो आ जाओ, बैक बैक बैक, आ जाओ इधर। जैसे ही tRNA विथ अमीनो एसिड 2 आया, एक्शन में आया पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ये क्या करने वाला है, अमीनो एसिड 1 और tRNA के बीच के एस्टर बॉन्ड को तोड़ने वाला है। अमीनो एसिड और tRNA कैसे जुड़ते होते हैं, एस्टर बॉन्ड से, एस्टर बॉन्ड तोड़ देगा। आप लोग जो सेकंड डायग्राम है ना, आप लोग भी ऐसे एक लाइन खींच दो ना। अरे अमीनो एसिड 1 और tRNA के बीच सेकंड डायग्राम में, पेज नंबर 146, सेकंड डायग्राम में, अरे tRNA और अमीनो एसिड 1 के बीच एक लाइन खींच दो, मतलब यह दिखना चाहिए कि एस्टर बॉन्ड टूट रहा है। चलिए, तो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ने एस्टर बॉन्ड तोड़ दिया अमीनो एसिड 1 और tRNA के बीच। इधर ध्यान दो, एस्टर बॉन्ड को तोड़ने से रिलीज हुई एनर्जी, एस्टर बॉन्ड को तोड़ने से रिलीज हुई एनर्जी, और उसी एनर्जी से, ये तो अलग हो चुका है इससे, एस्टर बॉन्ड को तोड़ा तो एनर्जी निकली, उसी एनर्जी से अमीनो एसिड 1 और 2 के बीच बनाया गया पेप्टाइड बॉन्ड। ये सेकंड डायग्राम है आपके मॉड्यूल का। मतलब देखते भी रहेंगे तो नया नया नहीं लगेगा वहां जाके। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ने क्या किया, फिर से बोलता हूं, इंग्लिश में बोल देता हूं इस बार। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम, लिखा दूंगा बाद में, ब्रेक एस्टर बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड 1 एंड tRNA।
and the energy released is used for formation of peptide bond between amino acid 1 and 2. सही है? अच्छा, चलो बनवा दिया। एक बार रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि ये हल्के लेवल पर नहीं आएगा नीट में। देखना किस तरह आएगा। आगे तो 2 अमीनो एसिड बनाते हैं, CNH2 COH, यहां R यहां H, ये है ना अमीनो एसिड 1। अमीनो एसिड 1 कहां पर है? P साइट पर है ना, और A साइट पर है अमीनो एसिड 2, A साइट पर है अमीनो एसिड 2। तो CRH NH2 को मेरा मन कर रहा है ऐसे लिखूं, NH2 लिख दो, कोई तकलीफ तो नहीं है। तो चलो माइनस कराओ H2O, OH, H माइनस कर दो, माइनस हो गया H2O। अब जो बचा जोड़ दो, तो चलो जोड़ते हैं, CRH NH2 C डबल बॉन्ड O NH CRH COH, सही है। और ये जो CONH है यही है पेप्टाइड बॉन्ड, जिसे कुछ लोग कभी कभी एमाइड बॉन्ड भी कह देते हैं। लो बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। क्वेश्चन आएगा पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच बना? अरे रुको, मैंने बोला डिटेल में आएगा। पी साइट अमीनो एसिड 1 2 भी नहीं दिया होगा। पी साइट वाले अमीनो एसिड का COH ग्रुप और A साइट वाले अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप के बीच, ये आएगा सवाल का आंसर जब पूछा जाएगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच बना? P साइट वाले अमीनो एसिड का COH और A साइट वाले अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप के बीच बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे सुनो, जो अगला अमीनो एसिड आएगा वो इधर ही आएगा, मतलब जो अगला आएगा इधर आएगा। मेरा कहने का मतलब, ध्यान देना, मैं 11th एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल से कनेक्ट कर रहा हूं। 11th एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल लिखा था, वी इमेजिन प्रोटीन एज अलाइंड, लेफ्ट एंड इज फर्स्ट अमीनो एसिड एंड राइट एंड इज लास्ट अमीनो एसिड, लेफ्ट एंड इज एन टर्मिनल, राइट एंड इज सी टर्मिनल। 11th एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल, वो प्रूव होने वाला है, देख लो अच्छे से। जो भी अमीनो एसिड आएगा वो राइट में आएगा। कहने का मतलब जो भी अमीनो एसिड अब जुड़ेगा इधर ही जुड़ेगा, ध्यान देते रहना। मतलब राइट एंड पर होगा आखिरी अमीनो एसिड, राइट एंड पर होगा आखिरी अमीनो एसिड और उसका CH ग्रुप फ्री होगा, तो बोलेंगे सी टर्मिनल। लेफ्ट एंड पर जो होगा वो होगा पहला अमीनो एसिड और उसका NH2 ग्रुप फ्री होगा, सी टर्मिनल कहेंगे, एन टर्मिनल, और इधर वाले को सी टर्मिनल। ठीक है, देखो एनसीईआरटी की उस लाइन को जस्टिफाई कर देता हूं। हर सर्कल एक अमीनो एसिड है, हर सर्कल एक अमीनो एसिड है, तो राइट में जो आखिरी अमीनो एसिड है उसका CH ग्रुप फ्री होगा और लेफ्ट हैंड पर जो पहला अमीनो एसिड है उसका NH2 ग्रुप फ्री होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी मैंने, और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड है। और लेफ्ट हैंड पर है पहला एमिनो एसिड और NH2 ग्रुप फ्री है, मतलब एन टर्मिनल है, एमिनो टर्मिनल है। फर्स्ट एमिनो एसिड है लेफ्ट हैंड पर और इसे बोलेंगे एन टर्मिनल, और राइट हैंड पर लास्ट एमिनो एसिड होगा और उसका COH ग्रुप फ्री है, इसलिए बोलेंगे कार्बोक्सिल टर्मिनल या सी टर्मिनल। भेजे में गई बात जो बोला, तो 11th एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल की बात हो गई। अच्छा, तो सुनिए पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच बना? P साइट वाले अमीनो एसिड का COH ग्रुप, A साइट वाले अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप के बीच बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। अब आपको क्या करना है, सुनिए। सबसे पहले ये देखो इस डायग्राम को, ये तो जुड़ ही चुका है आकर, तो अब ना इस डायग्राम को मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूं। मॉडिफाई इन द सेंस, देखो ना क्या कर रहा हूं, मॉडिफाई इन द सेंस ये कि इससे अब जुड़ चुका है अमीनो एसिड 2 और 1 भी तो इसी से जुड़ चुका है बाई पेप्टाइड बॉन्ड, है ना।
मतलब जिस पेज में आप थे उसका थर्ड डायग्राम देखना, ऐसे ही बना होगा। भाई अभी 1 को इधर लिख रखा था लेकिन इधर से तो कनेक्शन कट हो चुका है, तो सीधा लिख दिया। ये थर्ड डायग्राम है उस पेज का। अब आपको क्या करना है वो सुनो। ये रिएक्शन ए साइड पी साइड सहित ये रिएक्शन लिखना है, चाहो तो ये भी लिख लो। फिर पेप्टाइडल ट्रांसफरेशन ने क्या कैसे किया वो मैं 2 लाइन अलग से लिखाने वाला हूं, वहीं पेज में कहीं पर एडजस्ट हो जाएगा। रिएक्शन लिख लो, बहुत जगह है, जगह ही जगह है वहां। अभी रुको, जाने वाला है। रिएक्शन लिख लें आगे। ऑनलाइन वालों मजा आ रहा है? अरे ऑफलाइन वालों को तो देख रहा हूं, उनके चेहरे से पता चल जाता है। ऑफलाइन वाले नहीं दिखते ना, इसलिए। ओके, ठीक है। रिएक्शन और ये साइड में छोटा सा बना दे। ये पी साइड ए साइड लिखना ना भूलना, इसी से क्वेश्चन बनेगा फिर। तेरा मॉड्यूल किधर है पड़ोसी? हाँ, इधर वाला। किराए पे दे दिया क्या किसी को? हाँ, कचौड़ी वचौड़ी तो नहीं खा गया? हाँ भाई। किसका बच्चा? कुछ नहीं, छोटा और बड़े को जोड़ने से रोकना बस। नहीं, उससे क्या लेना देना उसको। क्या बच्चे? अब वो टीआर ने वहां कहाँ दिखाऊं मैं? यहाँ दिख रहा है ना? सही है ना? जब आखिरी में पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज होगी तब के लिए है ये, है ना ये वाला? हाँ, ध्यान देते रहो भाई, है ना? लिख लिया ये दोनों? हाँ बोलो भाई। पॉलीपेप्टाइड चेन लेफ्ट एंड राइट एंड। लेफ्ट एंड में फर्स्ट अमीनो एसिड होगा और राइट एंड पर आखिरी अमीनो एसिड होगा। लेफ्ट एंड पर NH2 फ्री है तो एन टर्मिनल, राइट एंड पर COH फ्री है तो C टर्मिनल। जल्दी आ जाओ जल्दी। हाँ, जब फ्री हो जाएगा बन के तब की बात हो रही है। पॉलीपे हाँ। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया पूछा, भी बताता हूं। आगे कंप्लीट कर लेने दो लोग। दिमाग लगाया उसने बढ़िया वाला। ये हटाने जा रहा हूं मैं। जल्दी करो भाई, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की एक लाइन भी तो लिखनी है, क्योंकि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ने क्या किया फिर बाद में लोग भूल जाते हैं।
तो लिखिए पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज के बारे में, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक लाइन में लिखेंगे कि उसने मोड ऑफ एक्शन क्या था उसका, उसने क्या किया। तो लिखे पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, आगे लिख लो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ब्रेक, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ब्रेक ester bond between, peptidal transferase break ester bond between amino acid 1 and tRNA, break ester bond between amino acid 1 and tRNA, break ester bond between amino acid 1 and tRNA, and the energy released, and the energy released is used for, and the energy released is used for formation of peptide bond between, and the energy released is used for formation of peptide bond between amino acid 1 and amino acid 2. Peptidal transferase break ester bond between amino acid 1 and tRNA, and the energy released is used for formation of peptide bond between amino acid 1 and amino acid 2. लिख लिया? अच्छा, आगे मैं एनसीईआरटी की थोड़ी सी बात कर देता हूं, सुनिए। एनसीईआरटी कहती है पेप्टाइड बॉन्ड कब बनेगा? जब दो चार्ज्ड टीआरएनए क्लोज इनफ आ जाएंगे। भाई जब इसमें अमीनो एसिड 1 लगा था तो ये भी चार्ज टीआरएनए था, ये भी चार्ज टीआरएनए था। जब दोनों चार्ज टीआरएनए पास में आते हैं तब बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज फेवर्ड एनर्जेटिकली, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन एनर्जी की मदद से होगा, लेकिन एटीपी जीटीपी की एनर्जी से नहीं। एस्टर बॉन्ड तोड़ने से जो एनर्जी निकली उससे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए कैटलिस्ट चाहिए, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। कोई दिक्कत तो नहीं? ये एनसीईआरटी था। अब इसका क्वेश्चन सुनिए। इसका क्वेश्चन ये था, सर अमीनो एसिड 2 का CH क्यों नहीं यूज किया आपने? पहले वाले का NH2 यूज कर लेते और दूसरे वाले का COH। अमीनो एसिड 2 का COH यूज कर लेते। अरे नहीं यूज कर सकता। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड 2 का जो COH है वो एस्टर बॉन्ड के फॉर्म में टीआरएनए से जुड़ा हुआ है। याद करो, टीआरएनए और अमीनो एसिड के बीच जब एस्टर बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है? अमीनो एसिड का COH और टीआरएनए का OH, तब एस्टर बॉन्ड बनता है। तो टीआरएनए का अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड 2 है वो तो एस्टर बॉन्ड से जुड़ा है ना टीआरएनए से, तो उसका CH फ्री नहीं है। लेकिन अमीनो एसिड 1 का कनेक्शन तो कट गया था इससे, तो इसका CH तो फ्री था, तो इसका CH और उसका NH2 के बीच ही बनेगा हमेशा। क्लियर है? हाँ। अब चलिए, पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है, अब आगे की बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगला स्टेप आ रहा है ट्रांसलोकेशन। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बना, आप अगर मॉड्यूल में अगले पेज में जाएंगे तो सबसे ऊपर एरो में देखना लिखा होगा ट्रांसलोकेशन, मतलब ट्रांसलोकेशन लिखा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ट्रांसलोकेशन समझ में आ गया, समझ में नहीं फील हो गया, तो समझ लो आपका ट्रांसलेशन ठीक हो गया। तो ट्रांसलोकेशन का फील होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। ये समझ में आ गया, मतलब ट्रांसलेशन आगे का फर्स्ट क्लास हो गया। फिर तो चलिए देख लेते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन, पेप्टाइड बॉन्ड तो बन ही चुका है। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बना, अब सुनिए ध्यान से, एमआरएनए को एक धागा समझ लो और राइबोसोम को एक मोती। एमआरएनए को धागा, राइबोसोम को मोती, और इस राइबोसोम नाम के मोती को आगे खिसकाना है एक बार में एक कोडॉन। ये राइबोसोम नाम का मोती एक एक कोडॉन आगे बढ़ेगा, इसी को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। किस डायरेक्शन
चाहिए ट्रांसलोकेज एंजाइम, वही वो EFG के आगे मैंने लिखा था ट्रांसलोकेज, और चाहिए GTP। हाँ लिखा था ना इलोंगेशन फैक्टर EFG, वो चाहिए। तो सुनिए ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन क्या है वो सुने। नाउ राइबोसोम slide over mRNA, slide over mRNA in 5' to 3' डायरेक्शन, इसी को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। आपके मॉड्यूल में जहां पर ट्रांसलोकेशन लिखा है ना तीर में, इस वाले तीर में भी लिखा है, नीचे वाले तीर में भी लिखा है। नीचे वाले तीर में गलती से लिखा है, तो नीचे वाले तीर में जो ट्रांसलोकेशन लिखा है उसे तो हटा दो। नीचे वाले तीर में जो, तीर मतलब एरो में जो ट्रांसलोकेशन लिखा है उसे हटा देना। ऊपर वाले एरो में जो ट्रांसलोकेशन लिखा है डेफिनेशन लिख दो ना। कौन एक पेज पीछे जाके ट्रांसलोकेशन पढ़ेगा क्या होता है, डायग्राम के साथ ही मिल जाएगा। लिख दो कि राइबोसोम चलेगा mRNA पर 5 से 3 डायरेक्शन में, इसी को क्या बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। एंड इट रिक्वायर EFG, दैट इज ट्रांसलोकेज। इसके लिए क्या चाहिए, ट्रांसलोकेज चाहिए जो कि EFG है, और क्या चाहिए, GTP चाहिए। ये लिख दो, फिर पढ़ते हैं। ट्रांसलोकेशन फील करना है, समझना और फील दोनों करना है। सही है, देखें ट्रांसलोकेशन। अब थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा, अब कहीं नहीं ध्यान देना है, सिर्फ यहां देना है। ये राइबोसोम एक कोडॉन आगे बढ़ गया, ये फील होना चाहिए। इससे क्या हुआ वो फील होना चाहिए, बस हो गया और कोई बात नहीं है। तो सुनो, तो मैं क्या करने वाला हूं, इसके आगे चलने का डायग्राम ना अगला डायग्राम अलग से बनाता हूं, ठीक है। तो देखना जरा अभी फिलहाल क्या स्टेटस है। अभी फिलहाल ये स्टेटस है, ये 5' है, यहाँ AUG है, यहाँ GGG है, यहाँ UUU है, यहाँ UAA है, ये mRNA है, राइट, ये mRNA है। और AUG पर वो tRNA लगा है, AUG पर वो tRNA लगा है जिससे अमीनो एसिड छीना जा चुका है ना, कोडॉन एंटी कोडॉन वो तो है ही है। और GGG पर वो tRNA लगा है जिस पर एमिनो एसिड 2 और एमिनो एसिड नंबर 1 जुड़ा हुआ है, यही है ना। और एंटीकोडॉन CCC, कोडॉन एंटीकोडॉन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोई समस्या तो नहीं। अब सुनो, अब राइबोसोम को एक कोडॉन आगे बढ़ाना है। अब आगे बढ़ गया, ये फील करो जरा, पता है कैसे आगे बढ़ेगा ये, इससे आकर जुड़ जाएगा EFG एंड GTP। EFG GTP आके जुड़ जाएगा, GTP से लेगा एनर्जी, और राइबोसोम को एक कोडॉन आगे बढ़ाना है। तो जब बढ़ेगा तो क्या होगा, देखना जरा, इधर 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 आओ। अभी राइबोसोम इतने में है ना, कोई नहीं चलेगा और सिर्फ राइबोसोम चलेगा। इस नीला बॉर्डर अभी इतने पे है, अब एक कोडॉन आगे बढ़ाऊं तो इतने पे हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, मतलब इतने में हो गया मतलब, ध्यान देते रहना, इतने में हो गया मतलब ये ऐसे हो जाएगा, मतलब यू कोडॉन जो बाहर था वो राइबोसोम के अंदर आ जाएगा, मतलब ये डायग्राम ऐसा हो गया है ना। अब इतने में एक कोडॉन आगे बढ़ गया तो यू राइबोसोम के अंदर आ गया। अच्छा, और ऊपर वाला सब यूनिट ये रहा, ध्यान दीजिए, ये E साइट है, ये P साइट है, A साइट पर नया कोडॉन आ गया, सही है। मतलब आप इस पर फोकस करो, ध्यान से देखना क्या हुआ। E था, P था,
ए था, सीक्वेंस में लिख रहा हूं। क्या हुआ, पी वाला यू तो अंदर आ गया, यू तो ए साइड पर आ गया। ध्यान से, यू जो था वो ए साइड पर आ गया, और जो ये ए साइड पर था, जो ए साइड पर था वो पी साइड पर चला गया, और जो पी साइड पर था वो ई साइड पर आ गया। ये फील करना जरूरी है, जो बाहर था वो ए साइड पर आ गया, और जो ए पर था वो पी, सब खिसका दो एक एक, तो ये पी पर आ गया और ये ई पर आ गया। यही दिखाया मैंने कि ए वाला पी पर आ गया, ए वाला पी पर आ गया, और पी वाला ई पर आ गया। एग्जिट साइड पर कौन सा टीआरएनए आ गया, जिससे अमीनो एसिड छीना जा चुका है, यहां से बाहर निकल जाएगा। है या नहीं? यही तो बोला था एग्जिट साइड के बारे में कि टीआरएनए आफ्टर डोनेटिंग अमीनो एसिड मूव आउट फ्रॉम हियर। अब पी साइड के बारे में क्या बोला था कि वो टीआरएनए लगा होगा जिसमें ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन हो। देख लो पी साइड पर कौन सा टीआरएनए लगा है जिसमें ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है। और मैंने बोला था ए साइड पर नया टीआरएनए विथ अमीनो एसिड आ जाएगा। तो वो जो 3 साइड के बारे में बताया था, क्लियर है? पी साइड पर कौन सा टीआरएनए लगा है जिसमें ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, और ई साइड पर कौन सा टीआरएनए जिससे अमीनो एसिड छीना जा चुका, बाहर निकल जाएगा यहां से। अच्छा चलिए सुनिए, तो चलो एक नया टीआरएनए आ रहा है लेकर अमीनो एसिड नंबर 3 खुद, और इसमें एंटीकोडॉन है, इसमें एंटीकोडॉन है ए, तभी तो खुद नहीं आ रहा है, फिर से इसे पकड़ के ला रहा है EFTU प्लस GTP। GTP से एनर्जी लेकर ही जुड़वाएंगे। तो जो आपके मॉड्यूल में सबसे ऊपर डायग्राम बना है पेज 147 में, ये मेरा डायग्राम वही है, ये वाला सबसे ऊपर वाला तीसरा अमीनो एसिड वाला टीआरएनए आ रहा है। अच्छा अब थोड़ा गौर करिए जरा, अब गौर करिए, ध्यान से सुनिएगा। एक बार ओरली बोल दूं क्या होगा, वो जो अभी तक कहानी पड़ी थी ना अमीनो एसिड 2 आने के बाद, वही दोहराई जाएगी। मतलब इसको EFTU GTP लाकर जुड़वा देगा, जुड़वा देगा तो तुरंत पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक्शन में आएगा और अमीनो एसिड 2 और टीआरएनए के बीच के एस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, और उसकी एनर्जी से अमीनो एसिड 2 और 3 के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा EFG GTP आएगा और राइबोसोम को एक कोडॉन आगे बढ़ाएगा। यही चलते रहना है। समझ में आ गई बात? तो चलो प्रैक्टिकली भी देख लेते इसको, आने दो इसको। ये देखो टीआरएनए विथ अमीनो एसिड 3 आ चुका है, ये ए एंटीकोडॉन यू और ए एंटीकोडॉन कोडॉन आपस में जुड़ गए। अच्छा जैसे जुड़ा पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ने, फिर से आप अपने डायग्राम में सेकंड डायग्राम में ये लाइन खींचो, दिखना चाहिए कि एस्टर बॉन्ड 2 अमीनो एसिड 2 और टीआरएनए के बीच। सेकंड डायग्राम में, पिछले पेज में भी सेकंड डायग्राम पर ही कट लगाया था, इस पेज में भी सेकंड डायग्राम पे कट लगाना है। सही है? एस्टर बॉन्ड तोड़ेगा तो देखो एस्टर बॉन्ड तोड़ दिया पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ने, और जो एनर्जी रिलीज हुई उससे पेप्टाइड बॉन्ड बनाया गया बिटवीन अमीनो एसिड 2 एंड 3। पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका। मतलब अब डायग्राम कैसा हो चुका है, ध्यान से देखना, इसी डायग्राम को मॉडिफाई करके बना रहा हूं, देखना 5' 3'। हाँ ठीक है, देखो AUG GGG UUU UAA। तो सुनो, तो AUG पर तो अब कोई टीआरएनए बचा ही नहीं, अरे भाग्य वो तो, और GGG पर वो टीआरएनए लगा है जिससे अमीनो एसिड छीना जा चुका है, कोडॉन एंटीकोडॉन जुड़े हुए हैं। सही है? और UUU पर टीआरएनए लगा है
जिसमें अमीनो एसिड 3, 2, 1 लगा हुआ है। सही है ना? ए कोडॉन एंटीकोडॉन आपस में जुड़े हुए हैं। यही है ना? रफ डायग्राम बनाना चाहूं तो ऐसे बना दूं। अभी ये हालात ऐसे हैं, है ना? ये ई है, ये पी है और ये ए है। एक रफ डायग्राम बना है। ये जो बॉटम में आखिरी डायग्राम बना है, बॉटम में जो आखिरी डायग्राम बना है, मैच कर लो उससे। अरे भाई कुछ नहीं, इस लाइन को, ये जो तिरछा पड़ा था, इसको सीधा रख दिया। सही है? अब राइबोसोम फिर चलेगा, ईएफजी जीटीपी आ जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद, और इसको एक कोडॉन आगे बढ़ाएगा। पीटीओ कर लो, मतलब प्लीज टर्न ओवर। अब अगले पेज में जो तीर बना है, तीर बना है ना, फिर डायग्राम है, तो तीर में लिख दो ना इधर भी ट्रांसलोकेशन। ओ उधर नहीं, उधर नहीं, अगले पेज में। ये जो पेज नंबर कौन से भाई है? 148 में एरो बना है जो ऊपर डायग्राम के, क्योंकि अब राइबोसोम चलने वाला है ना, तो ट्रांसलोकेशन होने वाला है। तो चलो राइबोसोम को एक कोडॉन आगे बढ़ाते हैं। अब देखो जरा, फील करो जरा, आपको लग रहा है ऐसा? सुनो इधर, अब अगर एक कोडॉन आगे बढ़ाऊं, ध्यान से, अब अगर इसको एक कोडॉन आगे बढ़ाऊं तो ये इतने में हो जाएगा, है ना? बस, मतलब अगला कोडॉन अंदर आ गया तो कुल मिला के ऊपर वाला सब यूनिट भी सही कर देता हूं। देखो, ध्यान दीजिएगा सभी, तो ये जुड़ गया। अब देखो, ई साइड, बी साइड। अरे राइबोसोम के चलने पर फिर से एग्जिट साइड पर वो टीआरएनए आ चुका है जिससे अमीनो एसिड छीना जा चुका है। अब ये यहां से बाहर निकल जाएगा। अब पी साइड पर फिर से एक नया पी साइड पर फिर से एक टीआरएनए लगा है विद ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, और ए साइड पर एक नया कोडॉन आ गया। दुर्भाग्यवश स्टॉप कोडॉन आ गया। तो स्टेप ए था इनिशिएशन, बी था इलोंगेशन, सी है टर्मिनेशन। अच्छा चलो, अगर मान लो नॉर्मल कोडॉन होता, एक बार बोलने में क्या जाता है, मान लो नॉर्मल कोडॉन होता, इधर नॉर्मल कोडॉन होता, तो टीआरएनए विथ अमीनो एसिड 4 आता, ईएफटीयू जीटीपी लाके रखता, फिर 3 और टीआरएनए के बीच का एस्टर बॉन्ड टूटता और 3 और 4 के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता, और इसके बाद राइबोसोम फिर चलता। ये चलता रहेगा। जब जब एक नया कोडॉन आएगा, टीआरएनए विथ अमीनो एसिड आके जुड़ जाया करेगा, पिछले टीआरएनए और अमीनो एसिड के बीच का एस्टर बॉन्ड तोड़ा जाया करेगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनाया जाया करेगा। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनते ही राइबोसोम में एक कोडॉन आगे चल पड़ेगा। सही है? तो चलिए, दुर्भाग्यवश क्या आ चुका है? स्टॉप कोडॉन। अब जब स्टॉप कोडॉन आ गया है तो याद है आपको, देयर आर नो एनी टीआरएनए और एंटीकोडॉन टू बाइंड विथ स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन से कोई जुड़ ही नहीं सकता। तो फिर क्या होगा, अब देख लेते हैं। मतलब अगला स्टेप और आखिरी स्टेप आ गया, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। आइए देखते हैं। पहले रिक्वायरमेंट के नाम पर है जीटीपी, एक क्या है? जीटीपी, और दूसरा रिक्वायरमेंट है, अरे भाई स्टॉप कोडॉन से कोई टीआरएनए तो नहीं जुड़ सकता, तो स्टॉप कोडॉन से कोई तो जुड़ता होगा, रिलीज फैक्टर। क्वेश्चन आएगा कि स्टॉप कोडॉन से कौन जुड़ता है? रिलीज फैक्टर जुड़ता है। ये प्रोटीन ही है ये भी। अब सुनिए, प्रोकैरियोट में 3 तरह के रिलीज फैक्टर हैं और हमारे में एक अकेला है जिसका नाम है ERF। स्मॉल ई मतलब यूकैरियोट, और रिलीज फैक्टर यूकैरियोट का रिलीज फैक्टर। प्रोकैरियोट में जो 3 हैं उनका नाम है RF1, RF2, RF3।
ये जो आखिरी वाला है ना, इसका काम है RF1 और 2 को एक्टिवेट करना। और RF1 कैन बाइंड टू स्टॉप कोडॉन। कौन कौन से स्टॉप कोडॉन? UAA या UAG। RF1 कौन से स्टॉप कोडॉन से जुड़ेगा? UA और UAG। और RF2 किससे जुड़ेगा? RF2 भी जुड़ सकता है UA से, लेकिन UAG से नहीं जुड़ेगा, UGA से जुड़ सकता है। मतलब सीधा सीधा बोलो ना कि UAA स्टॉप कोडॉन से RF1 भी जुड़ सकता है, RF2 भी जुड़। इसलिए जानबूझ के मैंने स्टॉप कोडॉन UA लिया था, ताकि मैं बोल सकूं RF1 2 में से कोई भी जुड़ सकता है। लेकिन अगर मैं UAG लिख दूं तो केवल RF1 जुड़ेगा। UGA स्टॉप कोडॉन लिख दूं, RF2 ही जुड़ेगा फिर। और RF3 का काम एक्टिवेट करना है इनको। अच्छा, ER हमारे में तो एक ही है, हमारा एक अकेला ही सब पर भारी है। कैन बाइंड टू ऑल 3 टाइप्स ऑफ स्टॉप कोडॉन। तीनों तरह के स्टॉप कोडॉन से जुड़ सकता है। क्या करने जा रहा है रिलीज फैक्टर, उस पर फोकस करें। रिलीज फैक्टर क्या करने जा रहा है उस पर फोकस करें। इधर आ जाएं, देखें tRNA तो कोई जुड़ ही नहीं पा रहा, तो ये रहा मान लो रिलीज फैक्टर। UA है तो RF1 या RF2 में से कोई एक है, RF1 या RF2 में से कोई एक है, क्योंकि UA से दोनों जुड़ सकते हैं। और इसको एक्टिवेट करने के लिए RF3 और GTP आए होंगे, RF3 और GTP भी आया होगा। अच्छा, अब ये 1 2 3 के चक्कर में ना पड़ो, अब तो सीधा बोलो कि यहां आकर जुड़ गया स्टॉप कोडॉन से रिलीज फैक्टर। ये एक्टिवेट होगा बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम GTP। यार F1 2 3 नीट वाले कोई नहीं पूछने वाले, सिर्फ ये पूछेंगे टर्मिनेशन किसने कराया? रिलीज फैक्टर ने कराया। कैसे किया? बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम GTP। एक्टिवेट हो गया GTP से एनर्जी लेकर, करेगा क्या? लास्ट tRNA और अमीनो एसिड के बीच के एस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा। अभी तक एस्टर बॉन्ड तोड़ने का काम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज कर रहा था, इस बार क्यों नहीं तोड़ा सर? अरे वो तो एस्टर बॉन्ड तब तोड़ता है ना जब tRNA विथ अमीनो एसिड आए, यहां तो कोई आए ही नहीं, तो वो तो ना तोड़ेगा। तो ये एस्टर बॉन्ड लास्ट वाला कौन तोड़ेगा? रिलीज फैक्टर। मैंने मॉड्यूल में लिखा है, देखना कि रिलीज फैक्टर क्या करता है। रिलीज फैक्टर ब्रेक एस्टर बॉन्ड बिटवीन, लिखा है ना, बिटवीन द लास्ट tRNA एंड अमीनो एसिड। लास्ट tRNA और अमीनो एसिड के बीच का एस्टर बॉन्ड तोड़ेगा रिलीज फैक्टर। फिर से एक बार पढ़ते हैं। जैसे ही राइबोसोम चला, ए साइट पर एक नया कोडॉन आया, लेकिन कौन सा आया? स्टॉप कोडॉन। तो tRNA तो जुड़ेगा नहीं, तो रिलीज फैक्टर आ जाएगा। रिलीज फैक्टर GTP से एनर्जी लेगा और अपना काम करेगा। ये RF1 RF2 RF3 के चक्कर में ना पड़ो, जो नीट में पूछा जाए वो बात कर रहा हूं मैं, कि रिलीज फैक्टर आएगा, जुड़ेगा बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम GTP, एस्टर बॉन्ड तोड़ देगा बिटवीन लास्ट tRNA एंड अमीनो एसिड। तोड़ दिया तो पॉलीपेप्टाइड चेन फ्री हो गई। तो पॉलीपेप्टाइड चेन तो ये गिर गई, देखो देखो देखो, पॉलीपेप्टाइड चेन गिरी। हर एक सर्कल एक अमीनो एसिड है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये इधर COH ग्रुप है, ये इधर NH2 ग्रुप है। रिलीज हो गई पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन का ये है C टर्मिनल और ये है N टर्मिनल। और जैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हुई, सब कुछ डिसअसेंबल हो गया। मतलब छोटा राइबोसोमल सब यूनिट अलग, ये 30S और ये 50S अलग, tRNA अलग, tRNA अलग, वो mRNA थे ना वो भी अलग, और रिलीज फैक्टर था ना RF रिलीज फैक्टर वो भी अलग, और GTP टूट चुका है इनटू GDP प्लस PI। संभालो पॉलीपेप्टाइड चेन। ये है ट्रांसलेशन की प्रोसेस। क्या बन चुका है?
पॉलीपेप्टाइड चेन। लेकिन जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में है, इसको फोल्ड करना होगा और बनेगा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर फोल्ड होकर टर्सरी क्वाटरनरी। प्रॉपर फोल्ड करना जरूरी है इसको। अगर प्रॉपर फोल्ड नहीं करोगे तो एक्टिव साइट डेवलप नहीं होगा, और अगर एक्टिव साइट डेवलप नहीं हुआ तो प्रोटीन नॉन फंक्शनल रहेगा। तो इसको प्रॉपर फोल्ड करना जरूरी है। तो इसकी प्रॉपर फोल्डिंग कौन कराएगा? एक स्पेसिफिक प्रोटीन जिसका नाम है मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स। मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स। अरे जादू थोड़ी ना हो रहा है कि ये बोलेगा नहीं मैं हेलिक्स बन लेता हूं, फिर बोले नहीं मैं टर्सरी में हो लेता हूं, क्वार्टर नहीं भाई। प्रॉपर फोल्डिंग कौन करा रहा है? मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स करा रहे हैं। प्रॉपर फोल्डिंग करोगे तभी एक्टिव साइट डेवलप होगी और प्रोटीन फंक्शनल होगी। तो मॉड्यूल में ये लाइन जरूर लिख लीजिए, क्या? प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड, प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड, ये इधर लिख देता हूं, प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड polypeptide chain is carried out by specific protein called molecular chaperones. Molecular chaperones, PER, huh? मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स। ये हाँ RF1 RF2 RF3 क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा RF1 और RF2 को। और ये कौन किससे जुड़ेगा? हाँ, वो एक्सोन्यूक्लियस काट के डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना? हाँ, वेस्ट, है ना? क्या? अच्छा, देखो इनका कहना है EFTS क्या करेगा। वैसे आपके काम का नहीं इसलिए मैंने नहीं बताया, लेकिन फिर भी सिर्फ ओरली बोल देता हूं। जैसे आपसे कोई नहीं पूछेगा IF3 क्या करेगा, मैंने IF3 1 का फंक्शन जरूर बताया कि IF3 दोनों सब यूनिट को नहीं जुड़ने देता। IF1 कोई इनिशिएशन कोडॉन के बगल वाले कोडॉन पर tRNA नहीं जोड़ने देता। कोई नहीं पूछेगा इसलिए नहीं लिखाया, बोल जरूर दिया था। EFTS पूछ रहे हैं तो बोल देता हूं। EFTU को हर बार GTP चाहिए, तो EFTU को GTP अवेलेबल कराते रहना ढूंढ के, ये EFTS का काम है। मतलब EFTS क्या करता है? एश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ GTP टू EFTU। देखो NCERT में कोई फैक्टर नहीं दिया है, लेकिन जो फैक्टर बहुत जरूरी है मैंने केवल उन्हीं के फंक्शन लिखाए हैं, और जिनके नहीं लिखा है मतलब आपको याद नहीं करना है। ना माइनर में पूछेगा, ना मेजर में पूछेगा, ना नीट में पूछेगा। समझ रहे हैं? काहे को वेस्ट करना? रिस छोटा सा दिमाग, उसमें भी कचड़ा भी भर के रखो, कोई मतलब नहीं है। सही है? अच्छा, अब सुनिए एक सवाल, चलो होमवर्क की तरह करके आना। सवाल ये है, पर एमिनो एसिड लगाने में कितना ATP और कितना GTP खर्च हुआ? चलो ये भी छोड़ो, पर एमिनो एसिड की बात करो, या सीधी बात करता हूं, आज कितना खर्च कर लिया वो जोड़ लेना। मतलब 3 एमिनो एसिड लगाए हैं मैंने, कितना ATP कितना GTP खर्च हुआ? हाँ, ATP तो 3 ही खर्च होगा, फिक्स है। याद है, हर अमीनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए 1 ATP खर्च होता है। 3 ATP लगाया, 3 अमीनो एसिड लगाया, 3 ATP खर्च होगा।
मामला जीडीपी का है। आप जो भी बोल रहे हैं अभी गलत है, दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। टर्मिनेशन वाली जीडीपी भी गिननी है। मैं बताऊं आपको, क्वेश्चन आता है 50 अमीनो एसिड लगाए तो कितने एटीपी कितने जीटीपी खर्च हुए। तो आप 50 छोड़ो, आपने जितने लगाए 3 ही अमीनो एसिड लगाए हैं, तो सिर्फ उन 3 में ही निकाल लेना। तो 3 का निकाल लोगे तो पर अमीनो एसिड का पता चल जाएगा। ये आज के लिए होमवर्क है आपका। 4-5 जो भी है सोचते रहो। अभी जो सोच रहे वो गलत है, अब सोच के आना। हाँ, एक बच्चे का सही है। क्या नाम है? अनेरी, कुलदीप। क्या नाम है? कुलदीप। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बच्चे का तो आ गया ऑनलाइन में। लो, आंसर तो मैंने ही बोल दिया। कहां खर्च हुआ वो बताना। 3 एटीपी और 6 जीटीपी पर एमिनो एसिड, 1 एटीपी और 2 जीटीपी खर्च होगा। 3 अमीनो एसिड है तो 6 जीटीपी। पर अमीनो एसिड 1 एटीपी और 2 जीटीपी खर्च हुआ। कहां कैसे खर्च हुआ सोचना, बाकी मैं प्रूव करूंगा अगली क्लास में। ऑनलाइन वालों बाय बाय। इससे कम से कम 3 से 4-5 बार पढ़ लेना। अगली क्लास में आते ही एक छोटा सा रिकैप करेंगे। कुछ आप बोलना, कुछ मैं बोलूंगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगली क्लास में एनसीईआरटी जरूर रखिएगा। एनसीईआरटी की कुछ लाइन ट्रांसलेशन की बाकी है। ठीक है, ओके।